अभी सब्सक्राइब करें टारगेट शिक्षक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट शिक्षक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सीडीपी के नेक्स्ट टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वैयक्तिक विभिन्नताएं और इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के बारे में। इसके पहले हम लोग कई वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं, या फिर आपको इनकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वैयक्तिक विभिन्नताएं। बात करते हैं वैयक्तिक विभिन्नताएं क्या होती है। देखिए, बात कर लेते हैं पहले टॉपिक इंपॉर्टेंस की। तो आप टॉपिक इंपॉर्टेंस इस बात का आप अंदाजा खुद ही लगा लीजिए कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए, हमने इसके स्लाइड, इस वीडियोज के अंत में 8 पीपीटी हमने ऐड की हैं, 8 स्लाइड हमने ऐड की हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हैं, जो कि 2015 के क्वेश्चन पेपर से हमने निकाले हैं। 2015 में सीटेट 2 बार हुआ है और सीटेट लगभग हर साल दो बार ही होता है, अगर कुछ परिस्थितियां विषम ना बने तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक साल में 8 क्वेश्चन आते हैं। तो इसी बात से आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, वैयक्तिक विभिन्नताएं। जानते हैं वैयक्तिक विभिन्नताएं होती क्या है। देखिए, सामान्य अर्थों में अगर हम लोग इसको अर्थ समझें तो देखिए, वैयक्तिक अगर मान ले व्यक्ति से संबंधित है, और विभिन्नताएं तो मतलब जो विभिन्नताएं व्यक्तियों में होती हैं, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं, तो वही जो विभिन्नताएं व्यक्तियों में होती हैं उन्हीं को हम लोग जानते हैं वैयक्तिक विभिन्नता के नाम से। अगर आप लोग इस इमेज को देख रहे हो तो इस इमेज में देखने पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि हर पर्सन कहीं ना कहीं डिफरेंट है। कलर में ही भले आपको दिख रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है। तो ऐसे ही आप लोग समाज में भी देखते हैं कि जो हर व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है, हमेशा एक जैसा नहीं होता है। उनके बनावट में डिफरेंस होगा, उनके चाल चलन में डिफरेंस होगा, उनके बोलने के लहजे में डिफरेंस होगा, उनकी लंबाई में डिफरेंस होगा, उनके चरित्र में डिफरेंस होगा, उनकी नैतिकता में डिफरेंस होगा, उनकी सोसाइटी में डिफरेंस होगा। तो मतलब हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। तो वही जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से जानते हैं, यानी कि वैयक्तिक विभिन्नताएं। देखते हैं पॉइंट में समझते हैं इसको। समाज में कोई भी 2 व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे आसपास परिवेश में भी कोई एक जैसा नहीं होता। उनमें स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास की दृष्टि से पर्याप्त विभिन्नताएं होती है। देखिए, किन किन पॉइंटों की बात की हमने। उनमें या तो स्वभाव में डिफरेंस होगा, बुद्धि में डिफरेंस होगा, शारीरिक रूप से वो डिफरेंस हो सकते हैं छोटे हों, बड़े हों, मोटे हों, ऐसा हो सकता है। सामाजिक मतलब जिस समाज में वो रह रहे हैं तो उनकी जो सोसाइटी है वहां पे डिफरेंस हो, जिस कारण उनमें उनमें विभिन्नताएं आ गई हैं, तो वो सामाजिक डिफरेंस हो। मानसिक, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई कमजोर बुद्धि का होता है, तो वो जो उनमें मानसिक विभिन्नता होती है वो हो गई। संवेगात्मक, देखिए संवेग होते क्या है, हमारे जो अंदर के मनोभाव होते हैं वही संवेग होते हैं। तो मतलब सभी के संवेगात्मक विकास सभी का एक जैसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का जो संवेगात्मक विकास, किसी को देखिए बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी को बहुत देर में आता है, कोई बहुत खुश रहता है, कोई बहुत कम खुश रह पाता है। तो ये जो उसके हर पहलू में जो उसका जो विकास का हर पक्ष है, उसका जब विकास होता है तो वो हर पक्ष की विकास की दर जो है वो अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो इस कारण से उसमें जो विभिन्नताएं होती हैं उन्हीं को हम लोग वैयक्तिक विभिन्नताएं कहते हैं। तो वही बात कही गई है कि कोई भी 2 व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। उनमें स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास की दृष्टि से पर्याप्त भिन्नता होती है। जुड़वा बच्चे जो कि देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें कई आधार पर अंतर होता है, इसे ही वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। याद करिए आप लोग, जब हमने आपको हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एक क्लास आपको प्रोवाइड कराई थी तो वहां पर हम लोगों ने बात की थी जुड़वा बच्चों के बारे में। जुड़वा बच्चे जो हमने बताए थे 2 कैटेगरी के होते हैं, एक आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, एक फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो मोनोजाइगोटिक होते हैं, और जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं वो डाइजाइगोटिक होते हैं। तो उसमें भी हम लोगों ने बताया था कि दोनों हो सकता है जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो दिखने में तो एक जैसे होंगे, लेकिन उनके स्वभाव में कहीं ना कहीं, उनके परिवार कहीं स्वभाव में या फिर उनके हाव भाव में कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यही बात है कि मतलब हर बच्चे में, वो भले ही जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, उनमें अंतर देखने को मिलता है, और हमें ये सोसाइटी में भी देखने को मिलता है। आप ही अपने सोसाइटी में अगल बगल देखते हो तो कोई भी बच्चा एक दूसरे से मैच नहीं होता है, कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस होता है। इसी डिफरेंस को हम लोग जो जानते हैं वो वैयक्तिक विभिन्नताओं के नाम से जानते हैं।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे लिए। तो देखिए इसमें जो पहला पॉइंट है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन फ्रांसिस गाल्टन ने किया है। ये नाम जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सीटेट की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि यूपी टेट की दृष्टि से है, क्योंकि सीटेट जो होता है वो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, ना कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। तो बात करते हैं, देखिए वैयक्तिक विभिन्नताओं को जो सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन फ्रांसिस गाल्टन ने किया है। इन्होंने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है हेरिडिटरी जीनियस। हेरिडिटरी जीनियस अगर आपसे पूछी जाती है किसकी बुक है तो आपको ये बताना है कि फ्रांसिस गाल्टन की बुक है। सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने किया। तो ये 3 पॉइंट आपको जो ध्यान रखने हैं, सीटेट की दृष्टि से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपी टेट की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए जो वैयक्तिक विभिन्नताएं होती है, तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि चलिए हम लोग मान लेते हैं वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। अब दिमाग में आपकी बात क्या आई है कि वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं तो होती क्यों है। तो उन्हीं फैक्टर के बारे में बात करते हैं। फैक्टर यानी कि जो किस कारण से वैयक्तिक विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं एक दूसरे में। तो अगर इनकी मेन फैक्टर की बात करें तो इनके जो मेन फैक्टर हैं वो 2 ही मेन फैक्टर हैं। 2 आपको हमने बताया था जब हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट टॉपिक जब पढ़ाया था हमने, वंशानुक्रम और वातावरण, तो वही 2 फैक्टर मेन होते हैं इसके, जिसके कारण हमको वैयक्तिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। उन्हीं फैक्टर को हम लोग देखिए बात करते हैं, एक अंतर्निहित और दूसरा अर्जित कारक। अंतर्निहित को हम लोग बोल सकते हैं ये वंशानुक्रम फैक्टर होता है, और अर्जित कारक, क्योंकि अर्जित जो हम लोग करते हैं वो अपने वातावरण से ही अर्जित करते हैं, अपने परिवार से अर्जित करते हैं, अपने समाज से अर्जित करते हैं। ये सारे फैक्टर जो हैं ये कहीं ना कहीं वातावरण से रिलेट होते हैं। इसलिए अंतर्निहित फैक्टर जो कारक होते हैं उनको हम लोग मान सकते हैं ये हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम, और अर्जित फैक्टर जो होते हैं वो हमारे वातावरण से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए इनमें देखते हैं अंतर्निहित यानी कि वंशानुक्रम कारक कौन कौन से होते हैं। देखिए जो वंशानुक्रम कारक होते हैं, एक शारीरिक, मतलब उनके शारीरिक जो बनावट होती है, उनका जो अपीयरेंस होता है वो भिन्न होता है, एक फैक्टर ये हो सकता है। मानसिक रूप से हो सकता है वो प्रतिभाशाली हो, कमजोर बुद्धि के हो, बहुत ही मंद बुद्धि के हो, या मीडियम के हो, तो वो हो सकता है। दूसरा संवेगात्मक रूप से हो सकता है वो संवेगात्मक रूप से स्थिर हो, अस्थिर हो। दूसरी अगली बात जो हम लोग करते हैं लिंग यानी कि सेक्स की बात करते हैं, लिंग यानी सेक्स की। सेक्स जो होता है देखिए बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, इसको ऐसा नहीं है कि हम और आप बनाते हैं, ये हमको बायोलॉजिकल फैक्टर है, हमें वंशानुक्रम रूप से ही हमको प्राप्त होता है। आपको जब हमने पढ़ाया था वंशानुक्रम और वातावरण, वहां से कोरिलेट कीजिए, तो हमने बताया था जो पिता में गुणसूत्र होता है वो यक्ष वाई होता है, और जो माता में होता है वो यक्ष होता है। तो यही जब यक्ष और यक्ष मिलता है तो लड़की बनती है, और जब यक्ष और वाई मिलता है तो लड़का बनता है। तो यही हमारा जो लिंग होता है वो भी हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर और कहीं ना कहीं हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम से कोरिलेट करता है। तो ये हमने देख लिया अभी वंशानुक्रम वाले कारक। अब बात करते हैं जो वातावरण यानी कि वो कारक जिनके कारण वैयक्तिक भिन्नता देखती है और जिनको हम देखने को मिलती है और जिनको हम अर्जित करते हैं। तो उन कारकों में कौन कौन से कारक हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला कारक जो होता है वो हमारा सामाजिक जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ की सोसाइटी को हम लोग एब्जॉर्व करते हैं, वहाँ से कुछ ग्रहण करते हैं। तो जो हमारा जब जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ से जो चीज़ हम लोग ग्रहण करते हैं, तो हर व्यक्ति का जो समाज होता है, रहने का तरीका होता है, तौर तरीके होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो उनके में सामाजिक कारक जो ये भी हो सकता है जिसके कारण उनमें वैयक्तिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। दूसरा सांस्कृतिक कारण, आप देखते होंगे, आप इंडिया में ही देख लीजिए कि कुछ लोग साउथ इंडिया के हैं, कुछ नॉर्थ इंडिया के हैं, तो उनके कल्चर में डिफरेंस होता है। और जब उनके कल्चर में डिफरेंस होता है तो उनके पहनावे में डिफरेंस देखने को मिलते हैं, उनके खान पान में डिफरेंस देखने को मिलते हैं। और ये सब डिफरेंस देखने के साथ साथ आपको इन्हीं से देखने को मिलता है कि उनमें भी कहीं ना कहीं उनके बोलने के तरीके में, उनके बनावट में, हर चीज़ में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये आप उनके सांस्कृतिक डिफरेंस का वैयक्तिक भिन्नता होती है। शैक्षणिक, देखिए शैक्षणिक क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, कुछ होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं। तो ये शिक्षा क्योंकि हम लोग अपने वातावरण से ही ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, इसलिए जो शैक्षणिक कारक है ये भी कहीं ना कहीं आप में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पैदा करता है। बात करते हैं अपने अगले कारक की ओर, रुचि। देखिए रुचि किसी कार्य को करने के प्रति जो हमारी प्रेरणा होती है उसी को हम लोग बोलते हैं रुचि। तो जो अगर हमारी किसी काम को सीखने के प्रति प्रेरणा या रुचि ज़्यादा है तो हम उसको तेज़ी से सीखते हैं, और जिसके प्रति नहीं है तो उसको कम सीखते हैं। और जब हम कम सीख पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात जो व्यक्ति उसको ज़्यादा सीख रहा है हमारे और उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये कई कारक हो गए जो जिसके कारण व्यक्ति की भिन्नताएं देखने को मिलती है। अन्य कारक भी होते हैं जैसे कि पोषण आपका देखने को मिलता है,
जैसे कि रेसिज्म या जाति जो होती है देखने को मिलता है, प्रजाति जिसको बोलते हैं। जाति आप ये वाली जाति मत समझिएगा, प्रजाति मतलब जैसे कि नेपाली कुछ अलग होते हैं, चीनी जो होते हैं वो अलग होते हैं, जो एक आपका यूएसए में रहने वाला व्यक्ति होगा उसकी कुछ बनावट आकार अलग होगा, तो उसमें कुछ अलग डिफरेंसेस होते हैं। ये आपकी प्रजातियां होती हैं, उनके कारण भी आपको देखने को मिलती है। योग्यताओं के कारण भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये आपके कुछ फैक्टर थे जिनके कारण आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर, जिसमें हम लोग बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। बात करेंगे समावेशी शिक्षा होती क्या है। देखिए समावेशी शिक्षा, आप अगर इस इमेज को देख रहे हो, इस इमेज में आप लोग देख रहे होंगे कि लड़के लड़कियां सब एक साथ बैठे हुए, कुछ अपाहिज बच्चे जिनको हम लोग बोलते हैं दिव्यांग बालक भी उसी कक्षा में बैठे हुए पढ़ रहे हैं। तो देखिए समावेशी का मतलब यही हो गया कि मतलब जितने भी बच्चे हैं उनमें भेदभाव किए बगैर सम्मिलित रूप से एक साथ बैठा के पढ़ाना, कि यही आपका समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है। देखिए सभी को सम्मिलित करके बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बालकों और बालिकाओं को क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही आपका समावेशी शिक्षा है। अर्थात जितने भी बच्चे हैं उनमें कोई भी डिफरेंस ना किया जाए और उनको सभी को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाए, और अवसर उपलब्ध कराते समय उनकी क्षमताओं को भी ध्यान रखा जाए। अगर वो बालक दिव्यांग है तो उसकी जो व्यवस्था है वो दिव्यांग बच्चे के तरीके की जाए, लेकिन ऐसा नहीं दिव्यांग बच्चे के तरीके उसकी व्यवस्था करने के लिए आप उसको अलग जगह बैठाने लगेंगे। समावेशी शिक्षा ये नहीं होती कि उसको आप अलग क्लासरूम में बैठा देंगे। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि आप उस बच्चे को भी सामान्य बच्चों के साथ ही बैठाकर शिक्षा देंगे। यही आपकी जो समावेशी शिक्षा होती है, अर्थात सभी को एक साथ बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो हम लोगों ने जाना कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। सभी को एक साथ बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहलाती है। देखते हैं अगले पॉइंट की। देखिए शिक्षा का समावेशीकरण क्या होता है। शिक्षा का समावेशीकरण बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को सामान्य शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। यही हमारा शिक्षा का समावेशीकरण कहलाता है। देखिए समावेशीकरण तात्पर्य क्या हुआ कि शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे जो दिव्यांग बालक है जो हो सकता है थोड़ा सा सुनने में जो थोड़ा सा ऊंचा सुनता हो, थोड़ा सा कम सुनता हो, तो उसके लिए जो लर्निंग एड्स होते हैं उनको प्रोवाइड करा के उसको सामान्य बालक के साथ शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, या इसी को हम लोग बोलते हैं समान शिक्षा की प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए, या समान अवसर उनको प्रोवाइड कराया जाए, तो इसी को शिक्षा का समावेशीकरण कहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसमें जो कहा गया, एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग या प्रतिभाशाली छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। देखिए समावेशी कक्षा की बात हो रही है कि एक समावेशी कक्षा कैसी होनी चाहिए। समावेशी कक्षा ऐसी होती है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग या प्रतिभाशाली छात्र, देखिए यहाँ दिव्यांग छात्र भी हो सकता है और प्रतिभाशाली जो जिनको हम लोग बोलते हैं ना विशिष्ट बालक कई प्रकार के होते हैं। मंद बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, दिव्यांग बालक, घुमंतु वर्ग के बालक, पिछड़े हुए बालक जो आते हैं, ये सभी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। तो वो सभी बालकों के साथ एक ही जगह पर बैठाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। मतलब ये कहा गया है कि हर शिक्षक को समावेशी शिक्षा का जो समावेशी कक्षा को है वो हर शिक्षक को अपनाना चाहिए। आज की डेट में ये जरूरत भी है, क्योंकि हर बच्चा देखिए आप पिछले टॉपिक से रिलेट कीजिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आज जब इतने बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो ऑब्वियस सी बात हर बच्चा कहीं ना कहीं एक दूसरे से भिन्न है, और जब हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न है तो उसमें उसकी जो भिन्नताएं हैं उनको दूर करने के लिए ऑब्वियस सी बात जब उनमें डिफरेंसेस है तो उनको एक साथ नहीं, उनको जो जरूरत है उनकी जरूरत के अनुरूप परिस्थितियां बनाकर उनको शिक्षा प्रदान करना चाहिए। यही हमारा समावेशी शिक्षा है। इसीलिए हम लोगों ने दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ा है। पहले हम लोगों ने पढ़ा इंडिविजुअल डिफरेंसेस और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं समावेशी शिक्षा। अगर आप लोग बात करें एनसीएफ या एनसीटीई की गाइडलाइन की, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलता है कि जो प्राथमिक में होता है तो जो मैक्सिमम बच्चे एक साथ एक कक्षा में बैठाए जाते हैं तो उनकी संख्या जो बताई गई है वो 30 होती है। वो 30 क्यों रखी गई? वो इसीलिए रखी गई कि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है। अगर ज्यादा डिफरेंसेस होंगे और ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो और ज्यादा डिफरेंसेस होंगे, और जब और ज्यादा डिफरेंसेस होंगे तो एक टीचर उनको संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए वहां पे जो बच्चों की संख्या लिमिटेड रखी गई है। ऐसा नहीं कहा गया कि 200-400 बच्चों को बैठा के पढ़ा दिया जाए। अगर इतने बच्चे हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक टीचर जो होता है वो हर बच्चे पर ध्यान नहीं रख पाएगा, और जब हर बच्चे पर ध्यान नहीं रख पाएगा तो उसका विकास कहीं ना कहीं बाधित होगा। जब उसका विकास बाधित होगा तो वो अपने राष्ट्र के लिए एक सफल नागरिक नहीं बन के तैयार होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
देखिए क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट, समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। हमने क्या बताया अभी, दिव्यांग बालक, अभी आपने पिछली फोटो में देखा कि जो दिव्यांग बालक है वो भी उसी कक्षा में बैठ के पढ़ रहा है जिसमें प्रतिभाशाली और सामान्य बालक भी पढ़ रहे हैं। तो समावेशी शिक्षा जो होती है वो किसी विशेष विद्यालय या विशेष कक्षा को स्वीकार नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट को, समावेशी शिक्षा एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी हैं। अर्थात सबसे पहले जो समावेशी शिक्षा कहाँ अपनाई गई, तो आप जानेंगे सबसे पहले जो समावेशी शिक्षा अपनाई गई वो यूएसए यानी कि अमेरिका में अपनाई गई है। ये वही पॉइंट लिखा हुआ है, सीटेट की दृष्टि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, जहां हम लोग देखते हैं समावेशी शिक्षा की मूल अवधारणा जो हमारे भारत में ली गई है वो मूल अधिकार से ली गई है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 36 तक हमारे मूल अधिकार हैं। तो उन जो हमारी समावेशी शिक्षा की मूल अवधारणा जो होती है वो मूल अधिकार से ली गई है। मूल अधिकार में देखते हैं कैसे ली गई। देखिए हमारे जो संविधान है उसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। तो एक संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये हुआ कब था 86वां संविधान संशोधन, तो ये 2002 में हुआ था। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जब हुआ था तो उसमें जो हमारा आर्टिकल 21 था उसी अनुच्छेद में एक आर्टिकल और जोड़ा गया था जिसको 21A या 21 आ या का के नाम से जाना जाता है। तो इसको 21A नाम से एक आर्टिकल और ऐड किया गया था। जो नया आर्टिकल 21A ऐड हुआ उसे के शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वहां हम लोग RTE डिस्कस करेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट डिस्कस करेंगे, तो वहां पर भी हम इसकी बात करेंगे। तो शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, जिसमें कहा गया, उस आर्टिकल में कहा गया है राज्य को 6 से 14 साल के सभी बच्चों को, देखिए आपसे पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष के बच्चों, तो 6 से 14 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। अर्थात ये कराएगा कौन, ये राज्य। यहाँ राज्य से तात्पर्य किसी आप प्रदेश सरकार से मत, प्रदेश से मत मान के चलिएगा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश ऐसा में, यहाँ राज्य से तात्पर्य सरकार से होता है, क्योंकि देखिए पॉलिटी के टर्म है तो इनका जो राज्य का तात्पर्य होता है वो यहाँ सरकार से है। अर्थात जो सरकार आपके यहाँ कार्यरत है वो सरकार आपके यहाँ के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी और यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। अर्थात जो वहाँ की सरकार जिस कानून को बनाएगी उसी कानून के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। जो प्राथमिक विद्यालय में आप लोग देखते होंगे जो शिक्षा प्रदान की जाती है वहाँ जो फीस होती है वो बहुत ही नाम मात्र की होती है और वहाँ बच्चों को ड्रेसेस, मिड डे मील और जो बुक्स वगैरह हैं ये सब फ्री में अवेलेबल कराई जाती हैं। यही बात, इसी कारण से आपको अवेलेबल कराई जाती है क्योंकि ये आपका मूल अधिकार है। अगर कोई भी सरकार आज की डेट में ऐसा नहीं करती है तो आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए ये जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है, समावेशन अलगाव के नियम के विरुद्ध होता है। अर्थात देखिए जो भी समावेशी कक्षा होगी उसमें अलगाव नहीं होगा। मैंने क्या बात की थी अभी पिछले आप इमेज में आप लोगों ने देखा है कि वहीं पे दिव्यांग वाला भी बैठा है, वहीं पे प्रतिभाशाली बच्चा भी बैठा है, उसी क्लास में सामान्य बच्चा भी बैठा हुआ है। तो अर्थात समावेशन जो होती है वो अलगाव के नियम के विरुद्ध होता है। मतलब किसी बच्चे को आप कैटेगराइज करके अलग नहीं रखेंगे कि आप प्रतिभाशाली बच्चे हैं इनकी एक अलग कक्षा बना दी जाए, ये दिव्यांग बालक है इनकी एक अलग कक्षा बनाई जाए। ऐसा करने से क्या होता है, हीनता की भावना बच्चे में आती है और जब बच्चे में हीनता की भावना आती है तो वो अपने आप को दूसरे के समझ प्रस्तुत नहीं कर पाता है और जब वो दूसरे के समझ प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसका विकास जो होता है वो बाधित होता है। इसीलिए कहा गया समावेशन जो होता है वो अलगाव के नियम के विरुद्ध होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, इस पॉइंट को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको देखने को मिलेगा जब आप सीटेट की पेडागॉजी हल कर रहे होंगे तो वहां पर आपको ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्म बताए जाएंगे। तो वहां पर याद रखिएगा जब भी बात की जाएगी अलगाव करने की, सेग्रीगेशन की जब भी बात की जाएगी, पृथक्करण करने की बात की जाएगी, किसी को ग्रेड या अंकों के आधार पर पृथक्करण किया जाएगा, किसी को अच्छे पढ़ने वाले या कम पढ़ने वाले के आधार पर पृथक्करण किया जाएगा, किसी को दिव्यांग के आधार पर पृथक्करण किया जाएगा, तो आपको याद रखना कि ये टर्म निगेटिव होते हैं। जो निगेटिव टर्म होते हैं वो हमारे उत्तर नहीं होते, हमारे सीटेट के जो आंसर नहीं होते। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए समावेशी कक्षा में किसी बालक को जहां तक संभव हो, देखिए जहां तक संभव हो किसी आधार पर पृथक्करण, अलगाव या सेग्रीगेशन नहीं किया जाएगा बल्कि व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदला जाएगा। अर्थात जहां तक संभव हो उनमें अलगाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई बालक जो है वो पूरी तरीके से देख नहीं पाता है, पूर्ण रूप से अंधा है, तो आप उसको सामान्य बच्चों के साथ बैठा के आप उसको शिक्षा दे रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी उसको। लेकिन अगर वो कम अल्प रूप से अंधा है, मतलब उसको कम दिखता है लेकिन कुछ ऐसे एड्स हैं जिनको लगा, जैसे चश्मा है, ग्लासेस, उनको यूज करने के बाद उसको पर्याप्त रूप से दिखता है, तो आप उसको अलग नहीं करेंगे, आप उसको
सामान्य कक्षा में बैठाकर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यही कहा गया। देखिए समावेशन जो होता है उसमें क्या होता है, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदला जाएगा। अगर बच्चे को थोड़ा सा कम दिखता है तो उसको चश्मा जो होता है वो प्रोवाइड कराया जाए। अगर बच्चा थोड़ा कम सुनता है तो उसको हियरिंग एड्स जैसे कान की जो मशीन होती है वो प्रोवाइड कराई जाए। जिस तरीके कोशिश किया जाए कि जहां तक हो सके अलगाव की स्थितियां ना पैदा की जाए, बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाया जाए। जब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ेंगे तो उनमें जो हीनता की भावना होती है वो नहीं आती है, और दूसरा एक दूसरे के प्रति जो होता है वो प्रेम और विश्वास पैदा होता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या होता है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। देखिए अभी हमने क्या कहा, जब अलग नहीं करेंगे किसी को तो ऑब्वियस सी बात है हमको कोई विशेष विद्यालय या विशेष कक्षा की बात नहीं की जाएगी। तो समावेशी शिक्षा जो होती है वो विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। अगला पॉइंट, विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। आपको ये पॉइंट कभी कभी ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है, ये दर्शाता है कि वो कक्षा है। तो आपको बताना है वो एक समावेशी कक्षा है। तो जो समावेशी कक्षा की आपने विशेषताएं देखी हैं तो वहाँ ये विशेषताएं हैं कि मतलब हम किसी भी प्रकार का पृथक्करण या अलगाव की स्थिति नहीं पैदा करेंगे। जहां तक हो सकेगा व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलने की कोशिश करेंगे। हम किसी विशेष विद्यालय या विशेष कक्षा की बात नहीं करेंगे जहां तक संभव हो सके। लेकिन जरूरत अगर उसकी पड़ रही है, कोई बच्चा बोलने में पूर्ण रूप से अक्षम है, पूर्ण रूप से सुनने में अक्षम है, अगर पूर्ण रूप से देखने में अक्षम है, तो फिर उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं हैं वो की जा सकती हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि हमारा टॉपिक जो था इंक्लूसिव एजुकेशन और इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो यहीं तक था, और यहीं से देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे सीटेट में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर आज के। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन पहला कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। देखिए अभी अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि हमने तो रचनात्मक आकलन जैसा भी कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। पहले आप अंडरलाइन कीजिए जो भी क्वेश्चन, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जब क्वेश्चन पेपर आप हल करने बैठेंगे तो आपको वहां पे ध्यान देना, जो जिस भी क्वेश्चन में आपको नहीं देखने को मिलेगा तो आप उसको गोला या अंडरलाइन जो भी आपको समझ में आए वो आप कर लेंगे। नहीं या नॉट जो भी आपको देखने को मिले आप उसको गोला या अंडरलाइन जैसा भी आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आया कि हमने तो रचनात्मक आकलन पढ़ा नहीं। देखिए हम लोग बिना पढ़े इसको रचनात्मक आकलन को अभी हम लोग जो पढ़ गया उसी के आधार पर कैसे करेंगे। देखिए मान लेते हैं हमको परियोजना होती है, हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम इस पॉइंट को भी नहीं जानते। अवलोकन, हम लोग अवलोकन भी नहीं जानते कि अवलोकन क्या होता है। खुले अंत वाले प्रश्न अभी हम लोग इसके बारे में, लेकिन हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा है, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, अर्थात विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार बांटना कि आप प्रतिभाशाली हैं, आप मंद बुद्धि हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक समावेशी कक्षा की ये विशेषता नहीं होती। ये क्वेश्चन हमने जानबूझ के डाला है। आप भी क्वेश्चन पेपर को ऐसे हल करेंगे, भले ही आपको कुछ क्वेश्चन ना आते होंगे लेकिन आप लोग उनको कोरिलेट करके हल करने की कोशिश करिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। तो देखिए विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। देखिए जब हम भी किसी भी बच्चे को योग्यता का उसके अंक के आधार पर, उसके ग्रेड के आधार पर आकलन करते हैं, योग्यता क्रम निर्धारित करते हैं, तो ये हमने आपको बताया है वीडियो में कि ये हमारे लिए निगेटिव पॉइंट होता है। जो चीज़ हमारे लिए निगेटिव होता है वो हमारे लिए आंसर नहीं है। तो वो जब हमारा आंसर नहीं पूछा क्या गया है, हमसे निगेटिव पूछा गया, कौन सा कथन इसमें निगेटिव है, तो कि नहीं लगा हुआ है, तो हमारा तीसरा है इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने कैसे देखा, समावेशी शिक्षा से ही इस क्वेश्चन को हल कर दिया, हमें जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि रचनात्मक आकलन क्या है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर को हल करना है, ठीक। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। देखिए मतलब क्या बोला कि हर व्यक्ति एक दूसरे से बुद्धि में, प्रेरणा में, अभिरुचि में यानी कि उसकी रुचियों में इत्यादि में भिन्न होता है। कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। वी ऑल डिफर इन टर्म ऑफ आवर इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। दिस प्रिंसिपल रिफर्स टू, अर्थात यह सिद्धांत संबंधित है बुद्धि के सिद्धांत से। क्यों भाई, अगर बुद्धि के सिद्धांत हम कैसे कह दें, क्योंकि इसमें प्रेरणा और अभिरुचि भी है, तो पहला ऑप्शन गलत। देखिए आप लोग एक बात और किया करिए, जब क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे हो तो आप लोग ये ढूंढने लगते हैं सही क्या है। हम लोग ये ढूंढेंगे, अगर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात, सही क्या है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर अगर नहीं मिल पाता है तो हम लोग ये ढूंढेंगे गलत क्या है। जब अगर हम लोग सारे गलत ढूंढ लेंगे तो ऑब्वियस सी बात जो ऑप्शन बचेगा वही सही है, तो हम लोग ये ढूंढेंगे गलत क्या है। देखिए बुद्धि के सिद्धांत से भाई अभिरुचि और आदि है, तो वंशानुक्रम से बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि। देखिए अभिरुचि जो होती है वो हम तो वातावरण से अर्जित करते हैं, प्रेरणा जो होती है वो भी हम लोग वातावरण से, तो केवल वंशानुक्रम नहीं हो सकता, इसलिए ये भी गलत है। बात करते हैं थर्ड की, पर्यावरण। देखिए पर्यावरण कैसे कहते हैं, केवल पर्यावरण होता है, क्योंकि बुद्धि जो होती है वो कहीं ना कहीं हमें अपने माता पिता से भी प्राप्त होती है, तो ये जो हमारी होती है केवल पर्यावरण भी नहीं हो सकता। तो क्यों ये डिफरेंस होता है, ये सिद्धांत किससे संबंधित है,
तो ये सिद्धांत जो आपका है ये वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत से संबंधित होता है। अगर एक बात याद रखिए कि हो सकता है कि आपको जब वहां पे वैयक्तिक विभिन्नता ना मिले इस क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ मिलेगा वंशानुक्रम और वातावरण के सिद्धांत से। तो ऑब्वियस सी बात, ये जो जितनी भी विशेषताएं हैं ये कहीं ना कहीं वंशानुक्रम और वातावरण से कोरिलेट होती हैं। और जब हमने वैयक्तिक विभिन्नता पढ़ा है तो वहाँ हमने फैक्टर में भी डिस्कस किया है कि जो फैक्टर होते हैं कुछ अंतर्निहित फैक्टर होते हैं, कुछ फैक्टर जो होते हैं वो हम अर्जित करते हैं। जो फैक्टर हम अर्जित करते हैं वो हमारे वातावरणीय फैक्टर होते हैं या वातावरणीय कारक होते हैं। जो हमारे अंतर्निहित होते हैं वो हमारे वंशानुक्रम कारक होते हैं। तो ये उससे हो जाता है। तो जो मतलब हम सभी जब बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं तो ये वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत से संबंधित होता है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। बात क्या किया हमने, जो बच्चे हो गए हैं, जो बच्चे वंचित हैं यानी कि डिप्राइव्ड जो बच्चे हैं, उनको सामान्य बच्चों के साथ बैठा के पढ़ाया जाए। इसका अभिप्राय है विशेष शिक्षा। देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने विशेष शिक्षा नाम का कोई टर्म नहीं पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा क्या, समावेशी शिक्षा। तो ये विशेष शिक्षा नहीं हो सकती है, एकीकृत शिक्षा नहीं हो सकती है, अपवर्जक शिक्षा नहीं, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या देखा कि मतलब हर बालक को, चाहे सामान्य हो, प्रतिभाशाली हो, दिव्यांग हो, हर बालक को एक ही कक्षा में बैठा कर पढ़ाना, एक साथ पढ़ाना, यही हमारी समावेशी शिक्षा का मूल प्रिंसिपल होता है। तो ये वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय एक समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा से होता है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात कर रहे। देखिए, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है और ये आपके 2015 के चारों क्वेश्चन, ये जो चारों क्वेश्चन आपके 2015 के पेपर 1 में आए हुए क्वेश्चन है। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। अब फिर बात आ गई कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। फिर अब बात आ गई कि हम लोगों ने अधिगम ना ही अभी हम लोगों ने अधिगम पढ़ा है, ना ही हम लोगों ने आकलन पढ़ा है। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो फिर वही बात आती है कि जरूरी नहीं कि हर चीज हम लोग पढ़ ही रखे हों, कुछ चीजें हम लोग को रिलेट करेंगे। कुछ ऑप्शन में कुछ तो हम लोगों ने पढ़ रखा होगा। चलिए, जांच परीक्षण के लिए देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या है, समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा में हम लोगों ने बात की है किसी भी प्रकार के हम लोग पृथक्करण या अलगाव की बात जो भी होगी वो हमारे लिए कथन निगेटिव होगा। और जब हम लोग किसी चीज की जांच जब परीक्षण करेंगे तो हम ऑब्वियस सी बात, जब जांच करेंगे तो हम कहीं ना कहीं बच्चों को ये इस रूप में अलग करेंगे कि आप में ये खूबी है, ये कमियां हैं, आप ये प्रतिभाशाली बच्चा है, ये कमजोर बुद्धि बच्चा है। तो ऑब्वियस सी बात, उसमें कहीं ना कहीं हम उसकी ग्रेडिंग करने जा रहे हैं। जब उसकी ग्रेडिंग करेंगे इसीलिए जांच परीक्षण कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए कथन क्या हो गया, निगेटिव कथन। तो जब निगेटिव कथन, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। प्रेरणा के लिए अधिगम में आकलन क्या हम लोग प्रेरणा के लिए करते हैं? ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग अधिगम का आकलन प्रेरणा। भाई, अगर आपका आकलन होता है, आकलन मतलब मूल्यांकन, आपका टेस्ट जो होता है वो क्यों होता है, तो प्रेरणा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए हमने क्या अभी पढ़ा, समावेशी शिक्षा में हम किसी भी रूप से पृथक्करण और श्रेणीकरण को महत्व नहीं देंगे। पृथक्करण और श्रेणीकरण ये फिर कहीं ना कहीं फिर हम लोग उनमें क्या करें, डिफरेंस करने। और ये समावेशी कक्षा का रूल नहीं होता है कि हम कहीं भी डिफरेंस नहीं करेंगे। ग्रेड एवं अंक देने के लिए क्या भाई, हम लोग क्या जो बच्चों का आकलन करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये बच्चा जो है वो ग्रेड ए से पास हुआ है, इसके इतने अंक हैं, ऐसा भी नहीं करते। हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव रूल अपनाते हैं। जांच के लिए बिल्कुल भी नहीं करते हैं, पृथक्करण और श्रेणीकरण करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ग्रेड एवं अंकों के लिए इसके लिए भी नहीं करते। तो बचा जो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बच रहा है, प्रेरणा के लिए। यही एक पॉजिटिव ऑप्शन बच रहा है जो हमारे पास। ऑब्वियसली बात, जब 3 ऑप्शन पूर्ण रूप से गलत हैं तो जो कम सही ऑप्शन दिख रहा है प्रेरणा के लिए। तो हम लोग अधिगम का आकलन किस लिए करते हैं, तो प्रेरणा के लिए करते हैं। तो जो हमारा जो सही आंसर बन जाएगा, अधिगम का आकलन हम लोग प्रेरणा देने के लिए करते हैं। जो बच्चा हमारा कमजोर रह गया तो उसको भी हम लोग मोटिवेट करके आगे की ओर प्रोन्नत कर सके, उसको वो अपने आप से सीखने के लिए प्रेरित हो, करके सीखने के लिए प्रेरित हो, लर्निंग बाय डूइंग करे, तो इसलिए करते हैं। ना कि उसको हम लोग जांच के लिए करते हैं, पृथक्करण के लिए करते हैं, प्रेरणा के लिए करते हैं, पृथक्करण और श्रेणीकरण करने के लिए नहीं करते, और ग्रेड एवं अंक देने के लिए भी नहीं करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2015 का पेपर 1 में ही जो आपका दिसंबर में जो पेपर होता है उसका है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना चाहिए। बात करते हैं पहले पॉइंट की, क्या हमें बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना चाहिए। तो हम लोगों ने पीछे पॉइंट देखा कि हमें बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप नहीं, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलने की जरूरत है। हमें समावेशी शिक्षा यही कहती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। तो ये हमारे दूसरा पॉइंट, जो हमारा दूसरा विकल्प है, वो आपका सही उत्तर बन जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। मतलब
जो विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तो उसके संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। देखते हैं क्या करना चाहिए। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल भाई, जब अगर विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, तो जब उनमें विभिन्नताएं हैं तो उनको विविध या विभिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। उनके सीखने की अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे वो अलग अलग परिस्थितियों में सीख सकें। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान। देखिए निगमनात्मक पद्धति क्या होती है। डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड जो होता है वो बताता है आप किसी भी नियम से उदाहरण की ओर चलिए। भाई नियम से उदाहरण की ओर चलिए। आपको बच्चा आप प्राइमरी के पेपर दे रहे हैं, अब अंदाजा लगाइए कि आपका बच्चा कितने उम्र का होगा, 6 से 10 वर्ष का। आप उसको पहले नियम बता देंगे फिर उदाहरण की तरफ ले चलेंगे। अरे भाई वो जो बच्चा होता है आप उसको पहले उदाहरण बताएंगे, तो फिर वो उदाहरण जो उसके परिवेश का होगा, जब उसको समझेगा तब वो नियम की ओर आत्मसात नियम को की ओर बढ़ेगा या नियम को आत्मसात करेगा। तो ये हमारे लिए निगेटिव होगा, इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाता है। कलनविद एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना। एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे आप ही सोच के देखिए। बच्चा आपका प्राइमरी है और एल्गोरिथम जो होती है वो आपके कहीं ना कहीं एल्गोरिथम आपको 8 तक भी नहीं पढ़ाई जाती है। जब एल्गोरिथम होती है वो आपको मैथमेटिक्स में हायर स्टेजेस में पढ़ाई जाती है। तो आगे अच्छी बात, एल्गोरिथम का भी प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत हो जाता है। याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। देखिए हमारे लिए जो याद कराना होता है वो हमेशा निगेटिव पॉइंट होता है। हम कभी बच्चे को याद नहीं कराएंगे, कभी बच्चे को ये कथन जहां भी आपको देखने को मिल जाए, याद करना, स्मरण करना, रट्टा मारना, ऐसे टर्म आपको जब भी देखने को मिले तो आप समझ जाइए निगेटिव बात करते हैं। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। तो बच्चा जो पॉइंट हमारा वही एक पॉजिटिव और वही हमारा एक आंसर हो जाता था। इसका जो पहला आंसर होता है, तो मतलब शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में एक शिक्षिका को चाहिए कि वो विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराए। जब विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाएंगी तो बच्चा अलग अलग प्रकार से सीखने के लिए प्रेरित होगा और वो अपनी जरूरत के अनुरूप सीख लेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। मतलब एक अध्यापक की कक्षा में जितने बच्चे हैं वो अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें, ठीक है। और ये करना भी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा कोई अपने आप को स्वीकृत या सम्मानित नहीं समझता है, उसको ये लगता है कि हमारी भावनाओं को दबाया जा रहा है, तो वो सीखने के लिए प्रेरित नहीं होगा। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दे। देखिए दंड जो होता है वो हमारे लिए नेगेटिव टर्म है, इसलिए गलत हो गया। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करें। देखिए तिरस्कार, आप किसी भी बच्चे को तिरस्कार करेंगे, उसका अपमान करेंगे, जब आप उसका अपमान करेंगे तो कैसे स्कूल आएगा, वो तो भाग जाएगा घर। इसका मतलब ये भी हमारे लिए निगेटिव पॉइंट हो गया, इसको भी हम लोग काट दिया। पूरा पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है, हम निगेटिव पॉइंट ढूंढते जाएंगे, काटते जाएंगे। उन शिक्षार्थियों को पता लगा है जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो। देखिए एक बात है, अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो और संपन्न घरों से हो। अच्छा आप ये करेंगे, अब आप संपन्न घर के बच्चों को ढूंढ ढूंढ के पढ़ाएंगे, क्या बात है, गजब जमाना आ गया है भाई। अगले पॉइंट ये निगेटिव पॉइंट हो गया, ये भी काट दिया। अब आगे सी बात, जब 3 निगेटिव पॉइंट हमें मिल गए तो हमें चौथे पॉइंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हमारा सटीक आंसर हमने जेट किया, टिक हो गया हमारा सटीक आंसर। फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं, क्या है हमारा ऑप्शन, क्या कहता है। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ऑब्वियस सी बात है, जब हर बच्चा जो आपको भिन्न प्रकार का होगा, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी, अलग अलग परिवेश का होगा, तो उसकी पृष्ठभूमि को आपको जानने की जरूरत है। वो किस पृष्ठभूमि का बालक है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट बनता है, तो ये हमारा सही आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए हो सकता है ये क्वेश्चन आपको न दिख रहा हो, तो आप सुन लीजिए, हम पढ़े दे रहे हैं अच्छे से, आप ध्यान से सुनिए। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। देखिए भाषिक विभिन्नता, फिर आ गई, जब भाषिक विभिन्नता है तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत विभिन्नता भी होगी उसमें। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, कई सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। मतलब जो भाषिक विविधता हमारे देश में बहुत ज्यादा है, उसके संदर्भ में कक्षा 1 और 2 में बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा है। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही बात किया है, जहां भी दंड का ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, दंड को देख लेंगे, वो हमारे लिए निगेटिव और पढ़ते ही गलत। नेक्स्ट
के नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा हो, जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। देखिए ये हमारा हो गया, हमने बात कर दी कुछ विशेष बालकों की, तो ये हमारी समावेशी, अभी हम लोगों ने पढ़ा समावेशी शिक्षा, तो ये समावेशी शिक्षा के अगेंस्ट हो जाता है। जब ये समावेशी शिक्षा के विरोध में बोलेगा तो ये हमारे लिए फिर निगेटिव हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। शिक्षक को सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब ऐसी बात, जब बच्चे अलग अलग भाषाओं के होंगे तो अलग अलग भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए हम उनको अलग अलग भाषाओं के प्रयोग के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे, तो बच्चे अपने आपको एक दूसरे के समझ जो होता है वो प्रस्तुत कर पाएंगे। जब एक दूसरे समझ प्रस्तुत कर पाएंगे तो अपनी भावनाओं को बता पाएंगे, जब भावनाओं को बता पाएंगे तो अपने विकास में वो अग्रसर होंगे आगे की ओर। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट मिल गया देखने को। बात करते हैं इसकी लास्ट वाले पॉइंट की। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी। देखिए आप उपेक्षा करेंगे किसी बच्चे की, ये भी आपके लिए एक निगेटिव पॉइंट है, इसलिए ये भी गलत हो गया। पहला, दूसरा और चौथा आपका निगेटिव पॉइंट, बचा जो पॉजिटिव वो आपका आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारे तक यही तक थे क्वेश्चन। आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे 4 क्वेश्चन आपको पेपर 1 जो 2015 के पहली बार पेपर हुआ था वहां पे आपको देखने को मिले, और फिर उसके बाद 4 ही क्वेश्चन आपको जो 2015 दिसंबर में पेपर हुआ वहां भी आपको देखने को मिले हैं। ये एक ही सन के पेपर के क्वेश्चन है, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये टॉपिक आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग शेड्यूल की। देखिए हमारा जो शेड्यूल है वो शेड्यूल क्या है। देखिए आपको CDP पर डे आपको शाम को 5 बजे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को प्रोवाइड होती है, और इसी के अल्टरनेट डेज पे आपको EVS की क्लासेस भी देखने को मिलती है शाम को 5 बजे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। और टारगेट शिक्षक की टीम की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि आपको जल्द ही कुछ नई कक्षाएं भी प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि जैसी चर्चाएं चल रही है कि सीटेट बढ़ने की पूरी संभावना है। अगर सीटेट बढ़ता है तो आपको टारगेट शिक्षक की तरफ से कुछ नई कक्षाएं भी अनाउंस की जाएंगी जो आपको देखने को मिल सकती है। अब आप बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी जो प्रतिक्रिया हो आप उसे हमें कमेंट के माध्यम से बताया करें। और ये आपके टारगेट शिक्षक का टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। आप वहां से पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको समय समय पर PDF, क्विज़ेस और कुछ सूचनाएं प्रोवाइड होती रहती हैं। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।